दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्या है करके देखते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये संविधान में प्रस्तावना दी गई है, उसे मैंने पढ़ा है। इसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम अब बारी बारी से देखेंगे। देखिए, ये जो प्रीएम्बल है ये 4 मेन चीज बताता है। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। तो संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, पहली चीज। दूसरा चीज, भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति कैसी है ये बताता है। तो हम कैसे हैं? संप्रभु हैं, समाजवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लोकतांत्रिक हैं और गणतंत्र राज्य व्यवस्था है। तीसरा, संविधान का उद्देश्य बताता है। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये 4 जो हैं संविधान के उद्देश्य हैं या आदर्श है। चौथा चीज क्या बताता है? संविधान के लागू होने की तिथि, डेट, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित, आत्मर्पित, अंगीकृत किया गया है। ठीक, एक चीज को याद रखना। अच्छा, ये प्रीएम्बल जो है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, उसके बाद कई सारे देश इसे कॉपी किए, अपनाए, जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये क्या है? बेसिकली संविधान के इंट्रोडक्शन या परिचय या भूमिका को कहते हैं, और इसमें संविधान का सार होता है। ठीक, और एक संविधान विशेषज्ञ हैं, न्यायविद, तो N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, इसको मैं लिख देता हूँ, N.A. पालकीवाला। ठीक है, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव उस पर आधारित है। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू। ठीक, एक चीज और याद रखना इसमें, क्या कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संशोधित किया गया और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 एडेड द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल। ये एग्जाम में आ चुका है यूपीएससी के, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक, अब इसी को हम बारी बारी से देखेंगे। क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? कई बार ऐसा मुद्दा उठा है, तो उसी को हम देखेंगे। देखिए, ये संविधान का भाग है।
ये कौन से जजमेंट में दिया है? केशवानंद भारती वाद में 1973 वाले वाद में ये जजमेंट दिया गया। ठीक, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, बेरूबाड़ी यूनियन केस हुआ था, बेरूबाड़ी 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये संविधान का भाग नहीं है बोला था। ठीक है, बेरूबाड़ी में 1960 में। फिर अपना जो वाद है उसे पलट दिया जजमेंट को, केशवानंद भारती वाद में बोला 1973 वाले में कि संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी बोला कि संविधान का भाग है। ठीक, ये जो है जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब कि इसे लागू कानून के द्वारा लागू नहीं की जा सकता। ये एक तरह से आदर्श बस हैं, एक गाइडलाइंस हैं। ठीक है, नॉट अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये विधायिका का स्रोत भी नहीं है। नॉट अ लिमिटेशन ऑफ पावर, ये शक्तियों का क्या है, लिमिटेशन भी नहीं है। आउटलाइंस द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो मूलभूत दर्शन है, जो मूल तत्व हैं, उसको ये प्रदर्शित करता है। एक CGI हुए हैं हमारे भारत के M हिदायतुल्ला, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ये आत्मा है। ठीक, ये बोला गया है। एक चीज़ और क्या याद रखना, तो ये क्या है, ये इसका एसेंस हो गया, ये उसका इंपॉर्टेंस हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया संविधान का। अब देखिए अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 वर्ड जोड़ा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। देखिए केशवानंद भारती वाद 1973 केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बस शर्त ये है कि इसके द्वारा जो है संविधान के मूल तत्व, फंडामेंटल जो फीचर्स हैं, उसे नष्ट न किया जाए। ठीक है, तो संशोधन किया जा सकता है। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ तत्व हैं, इस टर्म जो है यूज़ हुआ है इस प्रियम्बल में, उसको हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला वर्ड इसमें है सोवरेन, संप्रभुता, संप्रभु। संप्रभु मतलब क्या होता है कि भारत जो है ये न तो किसी देश पे निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का हम डोमिनियन है। ठीक है, इसके ऊपर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये अपने आंतरिक मामलों में या बाहरी मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, तो इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, नॉट अ dominion nor dependent on any other state or nation, no authority above it, conduct its own affair. ठीक, and can acquire foreign territory or cede a part of its territory. ठीक, तो भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, किसी हम विदेशी सीमा को एक्वायर कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, ये हम दावा छोड़ सकते हैं, सब जो है ये सोवरेन मतलब होता है। समाजवादी, ठीक, समाजवादी तत्व तो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन हम 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाकायदा इस वर्ड को लिखा गया सोशलिस्ट करके। ठीक है, तो भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि साम्यवादी। ठीक, तो हमारे यहाँ समाजवाद है और ये एक तरह से समाजवाद मतलब क्या होता है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है, राज्य जो है गरीबों के लिए स्कीम्स चलाती हैं, एक समाजवाद आता है, समाजवाद ये कहलाता है, ताकि समाज में समानता लाई जा सके, असमानता की खाई को पाट सके, उसके लिए हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला है कि एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज, इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों में जो असमानता है उसको खत्म करना है, गरीबी खत्म करना है, बीमारियां जितनी भी होती हैं, तो ये सब जो है ये हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद, इसका उद्देश्य है। ठीक, इसके बाद एक वर्ड है सेकुलरिज्म या सेकुलर,
इसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसे हम पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष हमारे यहाँ पाश्चात्य जो संदर्भ है पंथ निरपेक्षता का, उसके अलग है हमारे यहाँ वर्णन इसका क्या है कि भारत जो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सेम स्टेटस एंड सपोर्ट। ठीक, राज्य कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मों को समान महत्व देंगे, समान दर्जा देंगे, समान सपोर्ट करेंगे। ठीक, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष वर्ड हो जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, लोगों में, शक्ति किसमें है, लोगों में है। ठीक, देखिए एक राजशाही तंत्र होता है और एक गणतंत्र होता है। गणतंत्र मतलब जिसमें जनता प्रतिनिधि चुनती है, प्रमुख राष्ट्र के प्रमुख को चुनती है। राजशाही कैसे होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही, तो ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को चुना गया है। यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, निरंतर चुनाव होते हैं, विधि का शासन है। तो ये सारे फीचर्स हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्योंकि दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ इसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, रेफरेंडम कराना, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिस्सिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे रिपब्लिक, गणराज्य। अभी तो हमने इसी को देखा क्या, अभी कौन सा वर्ड को देखा, हमने डेमोक्रेटिक को देखा। ठीक है, रिपब्लिक को देख लेते हैं, गणराज्य। तो गणराज्य मतलब ये है कि हमारा जो राष्ट्र का प्रमुख है वो चुना जाता है 5 साल के लिए, प्रेसिडेंट जो है। ठीक है, और पॉपुलर सोवरेनिटी विथ द पीपल, नॉट इन एन इंडिविजुअल लाइक अ क्वीन। ठीक है, शक्ति जनता में निहित होगी, न किसी रानी महारानी, ये सब में किसी भी को विशेषाधिकार नहीं होगा, एब्सेंट ऑफ प्रिविलेज क्लास। पब्लिक ऑफिस ओपन टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी सार्वजनिक जितने भी ऑफिस हैं वो सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले रहेंगे। ठीक है, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी, सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। जस्टिस, तो जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस जो है ये रूस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय मतलब इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शंस, यानी कि धर्म, लिंग, जाति ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा समाज में। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ डिसएडवांस्ड सेक्शंस, जितने भी समाज में जिनको सुविधा प्राप्त नहीं हुई है, जिनकी कंडीशंस खराब है, उनमें सुधार किया जाएगा। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ क्लास, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, और आय असमानता है, संपत्ति असमानता है, तो ये सब जो है असमानता को दूर किया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यह है इक्वल पॉलिटिकल राइट दिया जाएगा, एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। तो ये सब जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तत्व जो है 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अच्छा,
डीपीएसपी में भी इसके तत्व हैं न्याय के, उसे भी हम जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, वितरणात्मक न्याय, कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों मिलाकर हम क्या है, वितरणात्मक न्याय कर सकते हैं, न्याय का वितरण कर सकते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या होता है, रोक टोक की अनुपस्थिति, है ना। लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए जो उस व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हो। प्रस्तावना जो है हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है और इसके हनन पर कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक, तो ये लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो प्रीएम्बल में लिया गया है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 1789 और 1799 में हो रहा था। तो फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है। ठीक, तो स्वतंत्रता का मतलब लेकिन ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। ठीक, तो हमको मौलिक अधिकार क्या है, शर्त रहित नहीं मिला है, इसकी भी कुछ शर्तें हैं। ठीक, नेक्स्ट है इक्वालिटी, समानता। समानता क्या होता है, समता क्या होती है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ समान अवसर प्रदान करने का उपबंध, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, अब प्रीएम्बल में जो है नागरिकों को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। देखिए समानता कौन कौन सी दी गई है, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता, ये सब दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत देखें तो नागरिकों को समानता का अधिकार में देखेंगे, विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 बोलता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश ये सब का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय पे अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबॉर्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत होगा। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत हो जाएगा। तो संविधान में ऐसे दो उपबंध है जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते प्रतीत होती हैं। पहला है कि धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति में को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 325 जो है बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स। और आर्टिकल 326 क्या बोलता है, राइट टू वोट। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान। देखिए आर्टिकल 39 क्या बोलता है डीपीएसपी में, इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्रू आर्टिकल 39 डीपीएसपी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर वुमेन एंड मैन, राइट टू एन एडिक्वेट लाइवलीहुड, महिला और पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार सुरक्षित है। एक चीज और है, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व, सेंस ऑफ बंधुत्व। ठीक है, एक्सप्रेस्ड थ्रू सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना, है ना। संविधान में एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया गया है। मौलिक कर्तव्य में भी आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, उसमें यह कहा गया कि हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर
सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। ठीक, प्रस्तावना में बंधुत्व की दो बातें सुनिश्चित करता है। पहला, व्यक्ति का सम्मान, दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता वाला जो वर्ड है ये संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। ठीक, तो एक तरीके से हमने ये देखा एकता अखंडता वाली चीज़ें। प्रस्तावना का महत्व क्या है, जैसे मेंस में क्वेश्चन आ गया है ना। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं, और इसमें संविधान सभा के विभूतियों की सोच और झलक दिखाई देती है। संविधान की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं का रिफ्लेक्शन होता है, इसमें परिलक्षण होता है। ठीक, दूसरा, एम के मुंशी जो हैं प्रारूप समिति के सदस्य थे, उन्होंने क्या बोला है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक, तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने सुप्रीम कोर्ट के, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी एक ज़्यादा है, हमारे संविधान की आत्मा है, ऐसा करके इन्होंने बोला है। ठीक, उसके बाद हमने वाद को देखा कि बेरुवाड़ी वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती वाद आया तो उन्होंने बोला कि संविधान का भाग है। फिर LIC ऑफ इंडिया का मामला आया तो उसने भी बोला कि संविधान का भाग है ये। ठीक, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। ये गैर न्यायिक है, यानी कि इसके व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संशोधन संभव है, ये आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। बस ये है कि जो प्रस्तावना के जो मूल भावना है उसको दूर नहीं की जा सकती, उसको नहीं रिमूव कर सकते। बाकी इसमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको ऐड किया जा सकता है। ठीक, तो एक तरीके से ये सब चीज़ें जो हमने देखी, प्रस्तावना जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रस्तावना को एक चीज़ और मैं बता दूं, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। इसका डेट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा जो है अपना लेती है। ठीक है, स्वीकार कर लेती है। तो ये हमारा प्रस्तावना चैप्टर 4 था। मिलते हैं अगले वीडियो में।